हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। हम फिजिक्स से अब मैथ्स पे जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 पे। पॉलिनोमियल्स वैसे तो 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर पढ़ लिया है, पर 10th स्टैंडर्ड में भी पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर है हमारा, और 9th स्टैंडर्ड की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वही कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। कैसा कंफ्यूजन? जैसे ये पता नहीं होता कि पॉलिनोमियल एग्जैक्टली क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन क्या है, या जीरोस किसे बोलते हैं, ठीक है ना, कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो आज हम वो सारी टर्मिनोलॉजी को एक साथ 10-15 मिनट में हम कंफ्यूजन दूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली बात कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो बच्चों, एक बात समझो, जैसे हमारे पास यहां पे कोई एक टर्म है 2x। कितनी टर्म है ये? एक टर्म। तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म है, एक टर्म को मोनो बोलते हैं हम, ये हो गया मोनोमियल। पर अगर इसकी जगह पे 2x + 3 ऐसी टर्म होती तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। इसकी जगह पे 2x² + 2x + 3 ऐसी टर्म होती तो इसको हम बोलते ट्राइनोमियल, ठीक है, इसको बोलते हम ट्राइनोमियल। अच्छा, इसकी जगह पे अब एक बात समझो, इससे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पे x की ये टर्म बढ़ती जाएगी। अब यहां पावर नहीं देखनी है, यहां टर्म्स बढ़ती जाएगी। क्या है ये टर्म्स? ये एक टर्म थी, मोनोमियल बोला, ये दो टर्म थी, बाइनोमियल बोला, ये तीन टर्म हुई, ट्राइनोमियल बोला, टर्म। अब मोनोमियल एक अलग चीज है, उसके बाद से यहां से कुछ भी जितना भी तुम जाओ, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है। समझ में आ रही है? तो पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल मतलब अ सीरीज ऑफ टर्म्स। समझ में आ रही? एक से ज्यादा टर्म, x की पावर कितनी है कितनी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉलिनोमियल मतलब क्या? तो एक से ज्यादा टर्म, अ सीरीज ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? तो ये है पॉलिनोमियल। अच्छा, इसके अंदर जैसे ये 2x है, ठीक है, ये 2x है, तो ये 2x के अंदर, ये 2x के अंदर x जो है वो वेरिएबल है और 2 है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ये है वेरिएबल, इसको बोलते हैं ये है वेरिएबल, और ये वाली टर्म जो है वो है कांस्टेंट। ये टर्म वेरिएबल और ये टर्म कांस्टेंट। क्लियर? ये टर्म है वेरिएबल और ये टर्म है कांस्टेंट। इसके अंदर ये जो 2 है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म। ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म। समझ में आ रही है बात? ये जो 2 है वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म, और ये x जो है वो वेरिएबल टर्म है, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये 2 कांस्टेंट है। अच्छा, वेरिएबल टर्म हमारे पूरे सिलेबस के अंदर बहुत सारी हो सकती है, सिर्फ x नहीं, वो y हो सकती है, जैसे 2x लिखा है उस तरीके से 2y हो सकता है, 2s हो सकता है, 2t हो सकता है, 2u हो सकता है, 2v हो सकता है। समझ में आ रही है बात? ये सारी की सारी जो टर्म्स है, ये सारी की सारी टर्म्स वेरिएबल है। ऐसे सब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ध्यान रखना, ये वेरिएबल है। मैं तुमको एग्जैक्टली बताऊंगा वेरिएबल बाद में क्या बनेगा। तो यहां से कितना आइडिया हमारा क्लियर हुआ? मोनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। दूसरी क्या बात क्लियर हुई? दूसरी बात ये क्लियर हुई कि कांस्टेंट टर्म क्या होती है, वेरिएबल टर्म क्या होती है। कांस्टेंट टर्म को हम अब से क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल जो भी होगा, ये x है तो ये हुआ, ये 2 हुआ कोएफिशिएंट ऑफ x, ये y है तो ये 2 हुआ कोएफिशिएंट ऑफ y, ये s है तो ये 2 हुआ कोएफिशिएंट ऑफ s।
अच्छा इसकी जगह पे ऐसा होता 2x स्क्वायर, तो इसको क्या बोलते हैं, ये 2 को कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर अब वेरिएबल टर्म है, तो समझ में आ गया वेरिएबल टर्म क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म क्या होगा, क्लियर। तो इतनी चीजें हमको आइडिया आ गया। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हम लेते हैं वो डिग्री से रिलेटेड लेते हैं कि डिग्री किसे बोलते हैं। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म, है ना। वेरिएबल टर्म पता होगा तब पता चलेगा ना कि डिग्री क्या होता है, इसलिए मैंने यहां पे तुमको बताया कि वेरिएबल टर्म क्या है। जैसे इसी को मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा है 2x रेज़ टू पावर 0, समझो इसको 2x रेज़ टू पावर 0, ये वेरिएबल टर्म है, इसकी पावर कितनी है 0, तो इसकी पावर है 0, तो यहां पे पावर है 0, तो यहां पे डिग्री कितने हुए इसके, डिग्री भी उतनी, हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल टर्म, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म, तो वेरिएबल टर्म की पावर 0 है तो इसके डिग्री भी 0 हुए, समझना, ठीक है। ये है डिग्री, क्लियर हुआ। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा होता 2x, तो 2x का मतलब क्या, x रेज़ टू पावर 1, x रेज़ टू पावर 1, तो फिर यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये डिग्री इसकी कितनी हो गई 1। इसकी जगह मैंने लिखा होता 2x स्क्वायर प्लस 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर कितनी है 2, x की पावर कितनी है 2, तो डिग्री क्या हो गई इसकी 2 हो गई। अच्छा इसकी जगह पे लिखा होता 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर ऐसा लिखा होता तब x की हाईएस्ट पावर कितनी है, भाई यहां x की पावर कितनी है 1, पर क्या ये हाईएस्ट है, नहीं, हाईएस्ट कौन है ये, तो 2x स्क्वायर मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2, समझ में आ रही है ना बात, बिल्कुल समझ में आ रही है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसकी जगह पे ऐसा होता x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3, आगे बात समझ में। तो डिग्री किसे बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म, वेरिएबल मतलब अब हमने किसको कंसीडर किया है अभी, x को, अब हम जब तक एग्जांपल देंगे x को कंसीडर करेंगे। टेक्स्ट बुक में एग्जांपल किसके हो सकते हैं, s के, y के, t के, u के, किसी के भी हो सकते हैं, जब वो एग्जांपल आएंगे तब उसको सोल्व करेंगे। तो क्लियर हो गई यहां तक की बात, ओके। फिर अब बात आती है कि इसको क्या बोलते हैं, जरा समझना। ये x की पावर कितनी है 0, अच्छा x की पावर अगर 0 है तो ये टर्म क्या बनी 2x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो x रेज़ टू 0 बन गया 1, तो बचा क्या सिर्फ 2, मतलब ये आंसर एक्चुअली क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ 2 हुआ, बराबर, इसका आंसर 2 हुआ, समझ में आ गई बात, इसका आंसर हुआ 2। 2 क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब ये वाली इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, कांस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे हम, ये वाली इक्वेशन को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट इक्वेशन। सिर्फ कांस्टेंट है इसके अंदर, x है ही नहीं, एक्चुअली मैंने x की पावर 0 लिखी है, पर किसी की भी पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1, मतलब x बचा ही नहीं। फिर यहां पे 2x की पावर 1 मतलब x बचा 2x की पावर 1, इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन, समझ में आ रही है बात, लीनियर इक्वेशन। फिर यहां भी x की पावर 2, यहां भी x की पावर 2, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आ रही है, जिसकी पावर 2 है हाईएस्ट पावर, वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर यहां की हाईएस्ट पावर 3 है, इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, समझ में आ रही है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये भी एक कंफ्यूजन दूर हो गया है ना। कंफ्यूजन यहां होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये लीनियर इक्वेशन क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, तो समझना डिग्री और ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इन दोनों का सीधा रिलेशन है। अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन। पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स, उसे पावर से लेना देना नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या है 2x मोनोमियल, 2x प्लस 3 बाइनोमियल, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ट्राइनोमियल। समझ में आ गया, तो किस तरीके से हम इसको डिस्टिंग्विशन करेंगे, बराबर, कैसे अलग समझना है, ये क्लियर हो गया हमको। इसके बाद
इसके बाद तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है जीरोस। जीरोस के अंदर भी कंफ्यूजन होता है कि जीरोस क्या होता है, जीरोस किसे बोलते हैं। चलो तो पहले मैं काम करता हूं, लीनियर टर्म को लेता हूं, लीनियर टर्म को लेता हूं और फिर उसके जीरोस देखते हैं किस तरीके से कंसीडर होते हैं। जैसे मेरे पास कोई एक टर्म है, मेरे पास कोई एक टर्म है कि p of x is equal to 2x plus 4। मेरे पास एक टर्म है p of x is equal to 2x plus 4। p of x यहां पे कौन सी टर्म आएगी, यहां हमेशा आएगा वेरिएबल, यहां वेरिएबल x है ना, तो ये आ गया p of x, मतलब x की वैल्यू चेंज हो सकती है, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्लियर। अब जीरोस किसे बोलते हैं हम? जीरोस मतलब x की कौन सी वैल्यू रखने से ये पूरी इक्वेशन का आंसर जीरो आ जाए, x की उस वैल्यू को इस इक्वेशन का जीरो बोलते हैं। समझना, जरा बराबर समझना, जब मैं बोलूंगा ना तब एग्जैक्टली आइडिया नहीं आएगा, हम प्रैक्टिकली उसको सोल्व करेंगे तब पता चलेगा। हमारा काम क्या है, ये वाली टर्म का आंसर इज इक्वल टू जीरो लाना है। तो हम क्या करते हैं, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, मैंने कर दिया 0, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2, तो इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया, ये -2। अभी तो x इज इक्वल टू -2 आया है ना, ये -2 इस इक्वेशन का एक जीरो है, इस इक्वेशन का वो एक जीरो है। कैसे जीरो हुआ है, तो अब चेक करो जरा, ये x, मैंने क्या बोला, जीरो की डेफिनेशन क्या बोली कि इस इक्वेशन में x की ऐसी वैल्यू लाओ कि वो x की वैल्यू रखने से इसका आंसर जीरो हो जाए। अब देखो तो जरा चेक करो, जरा चेक करो, 2x प्लस 4 के अंदर ये x की वैल्यू -2 रखो तो आंसर जीरो बन जाएगा। 2 इंटू -2 प्लस 4, तो -4 प्लस 4 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया, जीरो। तो अब ये भी समझ में आ गया तुमको कि जीरोस एग्जैक्टली क्या होता है। समझे कि नहीं समझे बात को, ये जीरोस होता है कि x की जिस वैल्यू रखने से पूरी इक्वेशन का आंसर जीरो बन जाता हो, वो उसके जीरोस है। अब यहां पे जो मैंने लिखी है वो कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। ये जो मैंने लिखी है वो कौन सी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन, ये मैंने लिखी है लीनियर इक्वेशन। क्लियर, ये मैंने लिखी है लीनियर इक्वेशन। भाई लीनियर इक्वेशन के एक ही जीरो होता है, पर अगर वो लीनियर की जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो इसके दो जीरो हो सकते थे। ठीक है, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो उसके दो जीरोस हो सकते थे। चेक करते हैं एक बार, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखते हैं। या सिंपल सा इक्वेशन ये चलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो कैसे सोल्व करते हैं इसको, 9th स्टैंडर्ड में किया है, एग्जैक्टली वही काम करना है। 2 इंटू 1 के ऐसे फैक्टर जिसका समेशन 3 आता हो, ठीक है ना, 2 इंटू 1 के ऐसे फैक्टर, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या है, 2। 2 के ऐसे फैक्टराइजेशन जिसका समेशन कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो क्या किया था हमने भाई, 2x स्क्वायर प्लस क्या है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 और 1 दोनों का समेशन किया तो आंसर मिला 3। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 1। समझ में आया, 2x स्क्वायर 2x प्लस 1x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 3x हो गया। तो 2 इंटू 1 मतलब 2 के ऐसे फैक्टर जिसका समेशन 3 आए, तो 2 1 जा 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज प्लस 1। तो ये हो गया, क्या कॉमन निकला, 2x कॉमन निकाला यहां से, बचा कौन, x प्लस 1, और यहां से प्लस किसको कॉमन निकाला, 1 कॉमन निकाला, तो क्या बचा x प्लस 1। समझ में आया, 1 कॉमन निकाला तो क्या बचा, x प्लस 1, तो ये हो गया 2x प्लस 1 और ये दूसरा आ गया x प्लस 1। ये पूरी हमारी इक्वेशन बनी। पर हमें तो क्या फाइंड करना है, मैंने क्या बोला, जीरोस फाइंड करना है। मतलब क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है हमारी p ऑफ x, ये टर्म के इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, जीरो, ये पूरी टर्म के इक्वल टू जीरो।
अगर इसके इक्वल टू 0 लिखा है तो ये सब के इक्वल टू मुझे 0 लिखना पड़ेगा, ये सब के इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। अब मतलब क्या हुआ इसका, इसके इक्वल टू भी 0 और इसके इक्वल टू भी 0, मतलब 2x plus 1 equal to 0 और x plus 1 equal to भी 0। 2x plus 1 equal to 0 मतलब क्या हुआ, 2x is equal to -1 और यहाँ पे क्या हुआ, x is equal to -1। ठीक है, 2x is equal to -1 और x is equal to -1, तो यहाँ पे x is equal to -1/2 मुझे मिल गया और यहाँ पे x is equal to क्या मिल गया, -1 मिल गया। समझ में आई बात क्या हुआ, एग्जैक्टली आइडिया आया क्या हुआ यहाँ पे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस मिलने वाले थे हमको, 2 जीरोस मिलने वाले थे, तो ये 2 जीरोस मिल गए। यहाँ पे कितने जीरो मिले, सिर्फ हमको 1 जीरो मिला और वो कौन सा, -2। तो ये भी हमको क्लियर हो गया कि अगर कोई टर्म लीनियर इक्वेशन है तो उसके कितने जीरोस होते हैं, सिर्फ 1 जीरो होता है, पर अगर कोई टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 या 1 या 0, पर 2 से ज्यादा नहीं। अगर कोई इक्वेशन क्यूबिक है तो उसके कितने जीरोस हो सकते हैं, 3 या 2 या 1 या, क्लियर। तो क्या होगा यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट पावर है जीरोस उतने मिल सकते हैं। अब उसका पूरा प्रैक्टिकल और सारे के सारे न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज हमने सिर्फ अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो हमको कंफ्यूजन क्रिएट करती थी 9th स्टैंडर्ड में, वो पूरा कंफ्यूजन सोल्व कर दिया। फिर से क्या क्या सोल्व किया हमने, तो हमने पहले देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जहां एक से ज्यादा टर्म होती है वो सारी इक्वेशंस को पॉलिनोमियल बोलते हैं हम, मतलब बाइनोमियल आ गया, ट्राइनोमियल आ गया, ये सब पॉलिनोमियल है। ठीक है, मोनोमियल सिर्फ नहीं होगा, हमने देख लिया। फिर उसके बाद वेरिएबल कौन होता है और कांस्टेंट कौन होता है। जो कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। फिर वेरिएबल x y z s t u v ये सब कुछ हो सकता है। फिर बात की हमने डिग्री क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म की पावर 0 है तो डिग्री 0, 1 तो 1, 2 तो 2। डिग्री अगर 0 है तो वो हो गई कांस्टेंट इक्वेशन। मतलब अब हमको पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्यूबिक क्या होती है। फिर बात आई जीरोस की, तो जीरोस कितने होते हैं, तो भाई लीनियर के कितने जीरोस होते हैं, 1, क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं, 2, क्यूबिक के कितने हो सकते हैं, 3। जीरोस निकालते कैसे है, तो जीरो निकालने का तरीका क्या है, जो भी इक्वेशन तुम्हारे पास है वो इक्वेशन के इक्वल टू 0 कर दो और जो सब्जेक्ट जो तुम्हारा वेरिएबल है उसको सब्जेक्ट बनाओ, उसको सब्जेक्ट बनाया, आंसर आया -2। हमने चेक भी कर लिया, -2 को यहाँ रखा तो पता चला कि आंसर 0 आया। मतलब पहले गाड़ी सीधी पकड़ी फिर उल्टी पकड़ी, आंसर हमको पता चल गया, हमने उसको क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ यही एक चीज ऐसी है जिससे इस इक्वेशन का आंसर 0 बन सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी दूसरी चीज नहीं हो सकती जिसकी वजह से इस इक्वेशन का आंसर 0 हो। सेम चीज हमने क्वाड्रेटिक के लिए देखी, क्वाड्रेटिक के लिए देखा कि हमको इसके जीरोस चाहिए थे तो ये पूरी इक्वेशन इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये इक्वेशन को फैक्टराइज करके सोल्व किया तो x की 2 वैल्यू मिली -1 और दूसरी वैल्यू मिली -1। तुम चेक कर सकते हो, तुम खुद करना, ट्राई करना एक बार। ये x की वैल्यू -1 यहां पे रख के देखना, यहां पे रखना, देखना आंसर 0 आएगा। और फिर x की वैल्यू -1 रख के भी तुम यहां पे देखोगे तब भी आंसर 0 आएगा। बराबर देखो, चलो एक मैं ले आता हूं, ये क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 1। x की वैल्यू -1 रखता हूं तो 2 into -1 का स्क्वायर प्लस 3 into -1 प्लस 1 तो 2 into माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 1 प्लस 3 into -1 इज इक्वल टू क्या हो गया, -3 प्लस 1। 2 into 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 -3 प्लस 1, आंसर आ गया 0। आई बात समझ में किस तरीके से आंसर 0 आया, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो ये एकदम सिंपल सी टेक्निक है। देखो सेम मैं इसके लिए भी करता हूं, यहां पे रखता हूं, चलो ये 2x² प्लस 3x प्लस 1 तो 2 into x का स्क्वायर, x क्या है -1/2 उसका स्क्वायर, फिर प्लस 3 into x, x क्या है -1/2 प्लस 1 तो ये हुआ 2 into किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है तो 1/2 का स्क्वायर तो क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस आ गया क्या हुआ ये 3 into 1/2 प्लस 1 ये हुआ 2/4 इज इक्वल टू क्या हो गया ये 1/2
ये हो गया 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1, 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1, 1/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 2/2 प्लस 1, 2 कट हो गया इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आंसर मिल गया हमें 0। समझ आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, पर तुमको ये समझना है कि ये दोनों वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.1 हम देखेंगे। तब तक ये पूरा वीडियो 2 बार देख लेना, ताकि पूरे चैप्टर में 2-3 चैप्टर में हम इसी का यूज करने वाले हैं, पूरे चैप्टर में एक भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।